इस लेक्चर का टॉपिक है हाउ फ्लोट वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन मेमोरी। किस तरीके से हमारी कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो रही है। आज जो हम वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लोट वैल्यू। तो इसको हम पहले समझते हैं कि मेमोरी में जब हम किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो अगर सपोज़ मैं लिख रही हूँ 10, तो वो क्या सेम इसी फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जिस फॉर्मेट में हम समझते हैं क्या मशीन भी उसी फॉर्मेट में समझती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो, मशीन इस फॉर्मेट में इस डेटा को नहीं समझती है। मशीन के लिए ये कन्वर्ट होना चाहिए पहले 0 1 1 0 इस तरीके की बाइनरी लैंग्वेज में। तो हमारी जो 10 की बाइनरी बनती है वो बनती है 1 0 1 0। इस तरीके से मशीन इस डेटा को समझ सकती है। मशीन के लिए ये वैल्यू है 10, ना कि ये वैल्यू। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली मशीन हमारी क्या है, काम करती है बाइनरी फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में। तो मशीन में हम कोई भी डेटा स्टोर करें, चाहे वो हम इमेज स्टोर कर रहे हैं या ऑडियो स्टोर कर रहे हैं या कोई वीडियो स्टोर कर रहे हैं, तो ये सब के सब मशीन में किस फॉर्मेट में स्टोर होती हैं? बाइनरी में। हमारे लिए तो वो नॉर्मल फॉर्मेट में होती हैं जिस फॉर्मेट में हम उसे समझ सकते हैं, बट मशीन के लिए वो बाइनरी फॉर्मेट में होनी चाहिए। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0 1 1 0 इस तरीके का कोई भी सीक्वेंस होता है उसमें मशीन उसको समझ पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सपोज़ कोई पर्सन किसी और लैंग्वेज के पर्सन से बात कर रहा है। ये पर्सन इंग्लिश समझ सकता है और ये पर्सन फ्रेंच समझ सकता है। फ्रेंच इसकी मदर टंग है और इंग्लिश इसकी मदर टंग है, बट ये बंदा फ्रेंच भी बोल या समझ सकता है। तो जब भी ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो जब भी ये बंदा इसे कोई भी मैसेज पास कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, उस फ्रेंच टर्म को कहीं ना कहीं अपने माइंड में इंग्लिश उसमें कन्वर्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मदर टंग क्या है? इंग्लिश है। ये किस लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल है? इंग्लिश लैंग्वेज के। तो कहीं ना कहीं ये उस लैंग्वेज को जो इससे ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, जिस लैंग्वेज का यूज़ करके, उसको क्या कर रहा है? अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारी मशीन क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। तो हमारा जितना भी डेटा होता है जो हम मशीन में स्टोर करते हैं वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तभी हमारा प्रोसेसर इस डेटा को इजीली प्रोसेस कर पाता है। अगर हम उसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा डेटा को मशीन इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी, मशीन उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि फ्लोट टॉपिक हमारा एक्चुअली में मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ हमने लिया 10.75, ये वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक, अगर ये वैल्यू क्या है? डेसिमल फॉर्मेट में। डेसिमल फॉर्मेट में तो डेसिमल फॉर्मेट में बेस कितना बनता है वैल्यू का? 10। अब ये बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको समझते हैं पहले। तो बेस निकालने के लिए हमारे जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी जो और वैल्यूज़ बनती हैं 10 11 12 वो सब क्या होती हैं? इनके कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ठीक है, तो जो बेस वैल्यू होती हैं वो ये होती हैं। तो इन्हें हम काउंट करेंगे तो नंबर कितना आता है? 10। इनको काउंटिंग करने में टोटल जो नंबर्स आते हैं वो बनते हैं 10। तो डेसिमल वैल्यू का बेस बनता है 10। और अगर हम बाइनरी में कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज़ बाइनरी में 0 0 1 0 करके कोई वैल्यू है, तो बाइनरी में क्या होता है? सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है 0 और एक होता है 1। इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू वहाँ पे नहीं होती है। तो बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी वैल्यू का जो बेस बनता है वो बनता है 2। तो ये तो होता है बेस कैलकुलेट करने का टेक्निक किसी भी नंबर सिस्टम की। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है बेस होगा 10, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बेस होगा 2। अब इसके बाद इस
क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो 10.75 है, अगर मैं इसको थोड़ा नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इस पॉइंट को अगर मैं लेफ़्ट साइड शिफ्ट करूँगी तो क्या होता है, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉइंट शिफ्ट होगा उतनी इसकी पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट इंक्रीज़ किया है तो सिर्फ 10 की पावर 1 बना है। अगर 2 पॉइंट हम शिफ्ट करते तो ये नंबर ऐसा हो जाता 0.1075 इंटू 10⁻²। तो जब भी लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे पावर पॉजिटिव में होगी, और अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव में। जितना राइट साइड जाएगा डेसिमल पॉइंट उतना ही पावर हमारी नेगेटिव में बन जाएगी, ठीक। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने इसको स्टोर करना है, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना है बाइनरी फॉर्मेट में। अभी तक तो हमने सिर्फ इसका नॉर्म वो देखा था, तो ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अगर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर बन गई नेगेटिव में। अब इसमें क्या होता है, ये पार्ट तो हमारा होता है एक्सपोनेंट पार्ट, इस पार्ट को तो हम कहते हैं एक्सपोनेंट पार्ट। ये होता है हमारा बेस। हमेशा हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वो पावर ऐड होती हैं। अगर लेफ़्ट में तो पॉजिटिव, राइट में शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव। और ये जो पार्ट होता है ये हमारा बनता है सिग्निफिकेंट पार्ट या फिर मैंटिसा पार्ट। तो इस तरीके से हमारा फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट होती है डेसिमल में, एक्सपोनेंट, बेस एंड मैंटिसा पार्ट। बट अगर जब हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फ्लोट वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं फ्लोट, देन वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन। तो ये फ्लोट तो क्या है, उसका डेटा टाइप, जो ये बताता है कि जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी में उसमें हम किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये वेरिएबल नेम क्या है, आइडेंटिफायर, जिसे यूज़र यूज़ करता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो नेम जिसको यूज़र ने यूज़ कर रहा होता है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में कितना साइज़ लेता है। उसका साइज़ क्या होता है, 4 बाइट का। 4 बाइट को अगर मैं बिट में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 32 बिट्स का। यानी कि जब मुझे कंटिन्यूस 32 बिट्स एलोकेट होती हैं तब जाके मेरा एक 4 बाइट का स्पेस रिज़र्व होता है एक फ्लोट वेरिएबल का। अगर मैंने ये स्टेटमेंट मशीन को दी तो मशीन क्या करेगी, इसमें मुझे क्या देगी, एक 32 बिट्स की कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करेगी। तो 32 बिट्स जब मुझे कंटिन्यूस मेमोरी में मिलेंगे तब मेरा एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट होगा। तो अब इस 32 बिट्स में हम इस फ्लोट जो वेरिएबल हमने लिया है उसको कैसे स्टोर करेंगे। तो सपोज़ हमने जो यहाँ पे स्टोर कराया वो किया वैल्यू 10.75 वैल्यू। तो अब ये 32 बिट्स में कैसे स्टोर होगी, तो इसमें ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट बिट होती है इसकी, ये होती है इसकी साइन के लिए मीन्स अगर ये नंबर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे स्टोर होगा 1, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे स्टोर होगा 0। तो ये फर्स्ट बिट किसके लिए, साइन के लिए। देन इसके बाद की जो 8 बिट्स हैं होती हैं, ये 8 बिट्स होती हैं हमारी एक्सपोनेंट के लिए। और इसके बाद की ये जो 23 बिट्स होती हैं ये होती हैं हमारी मैंटिसा के लिए या फिर कह सकते हैं हम सिग्निफिकेंट नंबर, दोनों मैंटिसा और सिग्निफिकेंट, ठीक। तो 8 बिट्स हुई हमारी एक्सपोनेंट और 23 बिट्स हुई हमारी सिग्निफिकेंट नंबर के लिए या फिर कह सकते हैं मैंटिसा के लिए, ठीक है। तो ये टोटल बना कितना, 32 बिट्स। तो ये साइज़ आ गया हमारे पास 32 बिट्स का। तो ये तो था कि हमने इन बिट्स को कैसे डिवाइड किया, कि कौन सी बिट हम साइन के लिए यूज़ करते हैं, फिर कितनी बिट हम एक्सपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं और फिर कितनी बिट्स हम मैंटिसा के लिए यूज़ करते हैं।
अब इस नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर का पहला स्टेप है कि हमने जो वैल्यू ली है इसको हमने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 तो डेसिमल वैल्यू से पहले का है, तो इसको तो हम सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्जन के लिए हम बाइनरी कन्वर्जन यूज़ करते हैं, तो उसका फॉर्मूला 1 2 4 8 इस तरीके से लिखते हैं हम 2 के मल्टीपल में। तो अभी हमारा 10 है, तो ये अगला जो टर्म होगी वो होगी 16, तो यहाँ तक नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 और इसके बाद एक 1 यहाँ। तो ये देखिए, इसको 8 और 2 को ऐड करने पे क्या बन रहा है, 10, यानी कि ये क्या बनी हमारी 10 की बाइनरी। ठीक, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ होती हैं इसमें हम करते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना बना, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बना 1.50। तो ये 1 हम अलग कर लेंगे, देन 0.50 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1.00। तो ये 1, इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें डेसिमल के बाद वैल्यू मिलती रहती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिली है, 00। तो ये प्रोसेस यही है। तो यानी कि 75 की जो बाइनरी हुई वो हुई हमारी 1 तो यानी कि जो 10 की बाइनरी है वो ये, और 75 की बाइनरी 1 तो इस नंबर का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ये तो है हमारा डेसिमल नंबर बेस 10, इसका बाइनरी कन्वर्जन बना 1010.11। तो ये बना हमारा बाइनरी नंबर। तो पहला स्टेप ये है कि इस डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। देन सेकंड स्टेप में हम करते हैं इसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो नॉर्मलाइज उसमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस डेसिमल को हम शिफ्ट करते हैं, और किस तरीके से करते हैं कि ये लास्ट एक 1 हमारा डेसिमल के लेफ़्ट में रहना चाहिए। तो यानी कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो ये डेसिमल वैल्यू हमारी यहाँ से शिफ्ट होके इस प्लेस पे आनी चाहिए। तो ये क्या बनेगी अब हमारी डेसिमल वैल्यू 1.01011। तो हमारा ये नंबर नॉर्मलाइज्ड हुआ। देन मल्टीप्लाई बाय बेस, तो बेस कितना है यहाँ पे बाइनरी नंबर का 2, और ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट हुआ है तो इसके लिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव। और कितना शिफ्ट हुआ है, 3 वैल्यू, तो 3 डिजिट ये शिफ्ट हुआ है, तो हमने क्या लिखा है इसकी पावर 3। तो ये बना हमारा नॉर्मलाइज नंबर। अब ये हुआ हमारा एक्सपोनेंट पार्ट, ये हुआ हमारा बेस पार्ट, और ये हुआ हमारा इसमें मैंटिसा पार्ट। इसको कन्वर्जन में हम जो इसका फॉर्मेट होता है इसमें हम इस वाले डेसिमल के पहले वाले 1 को छोड़ देते हैं, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं डेसिमल और 1 को। तो ये हमारा मैंटिसा, ये बेस और ये एक्सपोनेंट। तो ये था सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में अपने डेटा को चेंज करते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में चेंज करने के बाद जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में हम करते हैं ऐड बायस वैल्यू टू एक्सपोनेंट। अब ये बायस वैल्यू क्या है, तो बायस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बायस इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n-1 माइनस 1। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में ये n क्या है, अगेन वी आर यूज टू स्टोर एक्सपोनेंट। तो वो बिट्स हमारी जो एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं वो बिट्स क्या बनती है हमारी n, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई 8। तो इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी हमारी 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1 माइनस 1, 2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 1, यानी कि 128 माइनस 1, तो क्या बना 127। तो ये तो बना हमारा इसका बायस। अब हमने इसमें क्या करना है, बायस को ऐड करना है एक्सपोनेंट के साथ। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो यानी कि इस बायस वैल्यू में हमने क्या ऐड करना है, 127 में हमने ऐड किया 3, तो क्या बना 130। अब 130 की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, बाइनरी वैल्यू। तो
तो 130 की बाइनरी वैल्यू कितनी आएगी, 130 क्या है डेसिमल वैल्यू, इसकी बाइनरी वैल्यू निकालते हैं। तो बाइनरी वैल्यू के लिए हम अगेन वही फॉर्मेट यूज़ करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब 128 से आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्स ये इसके पास की सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, इसके बाद की 256 होगी, तो 256 में हम 130 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये इतने में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 128 सबसे बड़ी वैल्यू थी, पहला 1 मैंने यहाँ रखा। अब इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू बची, सिर्फ 2, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि बाकी सारे प्लेसेस में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये किसकी बाइनरी बनी हमारी, 130 की। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब इस वैल्यू को हम अपना स्टोर करेंगे इस मेमोरी स्पेस पे। तो ये पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या बन जाएगी हमारी, 0। देन साइन बिट है, ये नंबर क्या है पॉजिटिव, तो इसका साइन बिट क्या बन जाएगा, 0। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ साइन बिट हो जाता 1। तो उसके बाद की जो 8 बिट्स हैं ये हमारी किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए, और एक्सपोनेंट पार्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 22 के साथ ऐड करके, वो आया था हमारा ये वाली बाइनरी। तो इसको हम यहाँ स्टोर करेंगे फिर 1 0 0 0 0 0 1 0। तो ये 8 बिट्स में आ गई हमारी एक्सपोनेंट पार्ट। उसके जो 23 बिट्स थी वो रखी थी मेंटिसा के लिए। तो हमारा मेंटिसा है ये, तो इसको स्टोर करते हैं 0 1 0 1 1, और जो रिमेनिंग बिट्स हैं यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये हुआ हमारा फ्लोटिंग नंबर को हम किस तरीके से मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसका प्रोसेसर। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, इसकी पावर अगर हमारे पास नेगेटिव होती, सपोज ये नंबर कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से ये नंबर होता 0.1075, तो अब हम क्या कर रहे होते, डेसिमल वैल्यू को कहाँ शिफ्ट करते, राइट साइड में। तो राइट साइड में शिफ्ट करने पे हमारे एक्सपोनेंट में क्या होता है, माइनस साइन। तो अगर इसको हम नॉर्मलाइज करते तो हमारा ये क्या बनता, इस तरीके से -1 पावर बनती। तो जब नेगेटिव पावर होगी तब हम इसमें क्या करेंगे, तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हमने क्या किया था, हमने किया था 8 बिट रिजर्व करी थी किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। तो 8 बिट रिजर्व का एक्सपोनेंट लिए करते हैं कि जब हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो 8 बिट्स हमने किसके लिए रखी थी, एक्सपोनेंट के लिए। साइन बिट के बाद की जो 8 बिट्स थी वो हमने किसके लिए रखी थी, एक्सपोनेंट के लिए। तो इस 8 बिट में जो मिनिमम वैल्यू होती है स्टोर करने के लिए वो कौन सी होंगी, जब इसमें सारी की सारी क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये क्या है, किसकी बाइनरी है, 0 की, यानी कि ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, जब इसमें सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये किसकी बाइनरी है, 255 की। तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। 8 बिट्स में जब हम सारे 0 रखेंगे तो ये इसमें मिनिमम वैल्यू है जो स्टोर हो सकती है, और 255 क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा वैल्यू हम 8 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 0 से 255 तक अगर हम काउंट करेंगे तो ये बनेगा 256, यानी कि टोटल हम 8 बिट्स में इतने कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू 255। तो यहाँ तक कि हम इसमें बाइनरी स्टोर कर सकते हैं 8 बिट्स में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव पार्ट होगा तो हम क्या करेंगे। तो इस रेंज को 0 से 255 की रेंज को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। 0 से 127 तक तो हम स्टोर करते हैं नेगेटिव वैल्यू, ठीक, नेगेटिव वैल्यू, और 128 से 255 तक हम स्टोर करते हैं पॉजिटिव वैल्यू।
ठीक, अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो बायस की वैल्यू क्या बन जाएगी, बायस हम 8 बिट्स में कैलकुलेट करेंगे तो बायस हमेशा हमारा कितना आएगा 127। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो ये -1 हुआ तो ये कितना बना 126। तो देखिए इस रेंज में आ गया, तो यानी कि हमारा एक्सपोनेंट क्या था नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हम 0 से लेके 127 तक की रेंज यूज़ करते हैं। और अगर ये पॉजिटिव होता तो बायस की वैल्यू तो क्या कैलकुलेट होती है हमारी 127। अगर जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमारा +3 था तो +3 करने पे कितना बन गया था ये 130। तो वो इस रेंज में आई है। तो जो हमारा फ्लोट वैल्यू होता है उसमें हमें ये रेंज जो है ये दोनों के लिए यूज़ करनी पड़ती है, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी। तो इसलिए हमने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद 0 से 127 रखी हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए और 128 से 255 तक की रेंज रखी पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए। उसी के बेस पे हमारा ये बायस का फॉर्मूला जनरेट हुआ था। बायस का फॉर्मूला क्या होता है 2⁻n−1 -1। ये इसी बेस पे ड्रॉ हुआ है। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके के और नए कॉन्सेप्ट्स के लिए इस वीडियो की सीरीज़ में बने रहिएगा। थैंक यू।